दोपहर के ठीक 2 बज रहे थे। शीशों की दीवारों से घिरा हुआ बिलाल का कैबिन उस वक्त किसी बंद मुट्ठी की तरह महसूस हो रहा था। बाहर धूप पूरी ताकत से चमक रही थी, मगर केबिन के अंदर गुस्से की ताकत कहीं ज्यादा थी। बिलाल अपनी कुर्सी पर सीधा बैठा था। ऊंचा लंबा कद, चौड़ी काया, कसरती बदन। उसका सूट उसके बदन पर काफी जच रहा था। दोनों कोहनियां मेज पर जमा रखी थी, उंगलियां आपस में जुड़ी हुई, जबड़ा सख्ती से बिछा हुआ था। उसकी गर्दन की नसें गुस्से से उभरी हुई थीं और माथे पर पड़ी सिलवटें उसके सब्र के आखिरी किनारे का ऐलान कर रही थीं। मेज पर रखा घड़ियाल हर सेकंड के साथ उसके सब्र को चीर रहा था। चंद पल इसी तनाव में गुजरे थे कि केबिन का दरवाजा हल्की सी आवाज के साथ खुला। रहमान दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजरें फौरन झुक गई थी। इसे इससे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि सामने बैठा शख्स किस हालत में है। बिलाल ने सर उठाया। आंखों में जलता हुआ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ कहता उससे पहले ही बिलाल शाह गुस्से से बोला, कहाँ पर है मिस अबिहा? मैं क्या बेवकूफ बनने के लिए बैठा हूँ? मैं यहाँ क्या बेवकूफ बनाने के लिए बैठा हूँ जो अभी तक वो नहीं आई है? ये ऑफिस है या यहाँ मजाक चल रहा है? उन्हें वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं है। मुझे मीटिंग के लिए 1 बजे निकलना था और वो साहिबा अभी तक नहीं आई। इस तरह काम किया जाता है? मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप मिस अबिहा से कह दें इस मीटिंग में वो मेरे साथ चली जाएंगी। लेकिन अब आप देख लें मिस अबिहा ने क्या तमाशा लगाया हुआ है। क्लाइंट का दिमाग खराब हो रहा है। इस तरह मैं बिजनेस करूंगा? पिछली बार भी यही तमाशा हुआ था और इस बार भी यही हो रहा है। किस लिए आ रही है वो ऑफिस? रहमान एक पल के लिए रुका, फिर धीमे लहजे में बोला, सर, मैं बहुत माफी चाहता हूँ। मिस अबीहा की इसमें कोई गलती नहीं है। वो बेकसूर हैं। दरअसल मैं आपको बताना भूल गया था। उन्होंने कल जाते हुए मुझे बताया था कि आज यूनिवर्सिटी में क्वाइज है। इसी वजह से वो ऑफिस नहीं आएंगी, वरना आम तौर पर 1 बजे वो ऑफिस में मौजूद होती हैं। टाइम के मामले में वो वाकई बहुत पाबंद है। जो उन्होंने डील किया है हमारे साथ, इसी हिसाब से ही काम हो रहा है। आज उनका कोई काम था जिसके बाद से उन्होंने मुझसे आज के दिन की छुट्टी मांगी थी। बस मेरे दिमाग में नहीं रहा, वरना मैं उनके साथ आपकी मीटिंग तय करता ही नहीं। रहमान अभी बात पूरी ही कर पाया था कि बिलाल ने मेज पर मुक्का मारा। आवाज केबिन के दीवारों से टकराकर लौट आई थी। तो मुझे खुद अंदाजा आएगा कि आज वो नहीं आएगी। उसके लहजे में तंज भी था और गुस्सा भी। एक बात बताएं, बॉस मैं हूं या आप, जो वो हर इंफॉर्मेशन आपको देकर जा रहे हैं? न जाने क्यों रहमान साहब को उनके लहजे में एक जलन महसूस हुई थी, मगर वो कुछ बोले नहीं थे। बिलाल आगे बोला, यहाँ मैं क्या करने के लिए बैठा हूँ जो इंफॉर्मेशन मुझे देने की बजाय आपको दी जा रही है? रहमान साहब ने हैरान होकर उसकी शक्ल देखी थी। आज से पहले उसने ऐसा कोई नियम तय नहीं किया था कि वर्कर बॉस को इन्फॉर्मेशन दे छुट्टी के बारे में, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं बोले थे क्योंकि अच्छी तरह जानते थे अगर इस बारे में उन्होंने कोई भी बात की, बेवजह उनकी अपनी नौकरी खतरे में आ सकती है। इसलिए वो नरम लहजे से बोले, सर, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ, मुझसे गलती हो गई थी। मैं फौरन आपके साथ मिस आयशा को भेज देता हूँ। वो मामलों को अच्छी तरह जानती हैं और इस डील के बारे में भी उनके पास जानकारी है। नहीं, अब कोई ज़रूरत नहीं है। बिलाल ने बात काट दी। मुझे किसी के साथ नहीं चाहिए। जब आपको ये सब काम करने थे, तब आप अलग-अलग कामों में उलझे हुए थे और अब मेरे सामने ड्रामा करके दिखा रहे हैं। वो कुर्सी से थोड़ा आगे झुका, आवाज़ और सख्त हो गई थी। आप अबीहा को फ़ोन करें, उन्हें कहें फ़ौरन ऑफिस आएँ अर्जेंट। मैं उन्हीं के साथ जाऊँगा। बस तय है। दिमाग खराब कर दिया है उन्होंने। ये काम की जगह है, लेकिन सारे वर्कर्स ने इस जगह को खेल का मैदान बना लिया है। मेरा पैसा हराम का नहीं है जो इन सबको मैं पगार दे रहा हूँ। फोन करें और बुलाएं उन्हें, वरना उन्हें साफ इनकार कर दे। हमारे ऑफिस में उन जैसे एम्प्लॉय के लिए कोई जगह नहीं है जो इतने गैर जिम्मेदार हैं। रहमान साहब ने हिम्मत करके कहा, सर, उनका क्वाइस भाड़ में गया, उनका क्वाइस। फिर तकरीबन चीखा, भाड़ में गई उनकी यूनिवर्सिटी।
अगर हमारे साथ काम करना है तो नियमों के मुताबिक करना होगा। इस तरह छुट्टी नहीं ली जाती। सही तरीके से एप्लीकेशन दिया जाता है। मुझे खबर की जाती है। यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा। ऑफिस है ये। उनके लिए आसानी दी हुई है ना, 1 बजे ऑफिस आने की। अब इससे ज्यादा मैं किसी भी शख्स को छूट नहीं दे सकता। फोन करें और बुलाएं। अगर इनकार करे तो साफ कह दीजिएगा कि कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। कमरे में एक पल को पूरी खामोशी छा गई। एयर कंडीशन की हल्की सी गुनगुनाहट भी आवाजें सुनाई दे रही थीं। रहमान ने सर और ज्यादा झुका लिया था। जी सर, मैं फौरन उन्हें बता देता हूँ। मैं बहुत माफी चाहता हूँ। ये कहकर वो तेजी से मुड़ा और बाहर निकल गया था। दरवाजा बंद होने की आवाज जैसे बिलाल के गुस्से पर मोहर लगा गई हो। वो कुर्सी से उठकर खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। नीचे पार्किंग में गाड़ियां आ जा रही थीं। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, मगर उसे यूं लग रहा था जैसे सारी दुनिया सुस्ती का शिकार हो गई हो और सिर्फ वही वक्त के हाथों मजबूर बना खड़ा है। उसने खिड़की के शीशे पर मुट्ठी मारी। धीरे मगर भरपूर गुस्से के साथ उसने खुद से बात करते हुए कहा। आवाज कड़वी थी और मैं यहाँ पागलों की तरह उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसके लहजे में चिंता साफ नजर आ रही थी। एक पल के लिए खुद भी हैरान हुआ था, मगर सर झटक कर खुद को इस बात का यकीन दिलाया था कि वो मीटिंग कैंसिल हो जाने की वजह से इतना ज्यादा गुस्से में आ रहा है। लेकिन बात कुछ और थी और यही चीज उसे भी परेशान कर रही थी। वो दोबारा अपनी कुर्सी पर आ बैठा, घड़ी की तरफ एक नजर डाली। हर गुजरता पल उसके सब्र पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था और उसे यकीन था कि जब मिस अबिहा ऑफिस में कदम रखेंगी तो ये दोपहर सिर्फ वक्त की ही नहीं, नियमों की भी परीक्षा बन चुकी होगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। आधे घंटे बाद केबिन का दरवाजा एक झटके से खुला। वो घबराई हुई अंदर दाखिल हुई। सांस जरा तेज थी। बाल मामूल से कुछ ज्यादा बिखरे हुए थे। आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। केबिन में दाखिल होते ही उसकी नजर सामने खिड़की के पास खड़े बिलाल पर पड़ी। वो दोनों हाथ जेब में डाले बाहर सड़क की तरफ देख रहा था, जैसे किसी फैसले पर पहुंच चुका हो। उसके कदमों की आहट सुनते ही वो धीरे से मुड़ा। उसकी आंखों में अब भी वही शक्ति थी, मगर गुस्सा पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था, जैसे अंदर ही अंदर पककर कड़वाहट बन गया हो। वो घबराए हुए अंदाज में फौरन बोली, गुड आफ्टरनून सर। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं वाकई आपको इन्फॉर्म करना भूल गई। मुझे लगा था कि रहमान साहब मैनेजर हैं, उन्हीं को इन्फॉर्मेशन देनी होती है, ऑफिस के बॉस को नहीं। बिलाल ने एक पल भी इसे पूरा नहीं होने दिया। आप किसके साथ काम करती हैं? उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर किसके अंडर काम करती हैं आप? वो एक सेकंड को रुकी, फिर फौरन बोली, जी सर, मैं जानती हूँ मैं आपके अंडर काम करती हूँ, लेकिन मुझे लगा कि पहले मैनेजर को बताना होगा। खैर, अब मैं आ ही गई हूँ, हम चलते हैं मीटिंग के लिए। बिलाल ने तंज भरी हंसी के साथ घड़ी की तरफ इशारा किया। टाइम देखा है आपने? उसकी आंखें घड़ी पर जमी थीं। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। मीटिंग 1 बजे थी। किस मुंह के साथ आप क्लाइंट के सामने जाएंगी? वो जरा सीधी हुई। घबराहट के बीच लहजे में हल्का सा कॉन्फिडेंस आया। सर, इतना खूबसूरत मुंह है मेरा। आप चलें, मैं सब संभाल लूंगी वहां पर। आप जानते नहीं हैं क्या? बिलाल के बदन में एकदम तनाव आ गया। क्या? मुझे आपके लहजे में घमंड सुनाई दे रहा है। वो एक पल को खामोश हुई, मगर फिर भी हल्की सी शरारत बाकी रही। नहीं सर, बस मैं कह रही हूँ कि चीजें संभाल ली जाती हैं। बस। बिलाल की आवाज बुलंद हो गई थी। वो खिड़की से हटकर 2 कदम आगे आया। अपनी हद में रहना सीखें। मैं अब थक चुका हूँ। बेशक आप बहुत अच्छा काम करती हैं, मामलों को बेहतरीन तरीके से संभाल लेती हैं, लेकिन अगर मेरे नियमों के खिलाफ जाएंगी तो इस नौकरी को आपके हाथ में नहीं रहने दूंगा। ये सुनकर उसके चेहरे पर नाराजगी उभरी। उसने हल्का सा मुंह बनाया। आ तो गई हूं ना सर, फिर क्यों डांट रहे हैं? मैंने रहमान साहब को बता दिया था। अब गलती मेरी नहीं, रहमान साहब की है। बिलाल की आंखों में एक पल को हैरत चमकी, फिर वो सख्ती में बदल गई। बिल्कुल खामोश हो जाएं। उसका लहजा अब हुक्म देने वाला था। आप एक प्रोफेशनल ऑफिस में काम कर रही हैं। ये कोई सड़क छाप ऑफिस नहीं है
जहाँ अपनी मर्जी से आओ और अपनी मर्जी से चली जाओ। समझ आई? उसके लहजे की सख्ती ने कमरे की हवा बदल दी थी। वो जो अब तक जवाब देने के मूड में थी, एकदम खामोश हो गई थी। उसका सर धीरे धीरे झुक गया, नजरें फर्श पर जम गईं, उंगलियां बेखुद आपस में उलझने लगीं। चंद पल दोनों के बीच खामोशी रही। बिलाल ने उसे देखा, जैसे अब भी उसके अंदर बहुत कुछ कहना बाकी हो, मगर उसने खुद को रोक लिया। वो बेवजह और गलत बोलकर उसे हर्ट नहीं करना चाहता था, और आज ऐसा पहली बार हुआ था। आप जा सकती हैं, उसने आखिरकार कहा। आवाज अब थोड़ी नीची मगर सख्त थी। हम ये मीटिंग दोबारा तय करेंगे। वो बगैर कुछ कहे पलटी, दरवाजे की तरफ बढ़ी। बाहर निकलते वक्त उसके कदम भारी थे और उसे अच्छी तरह एहसास था कि ये डांट वो शायद कभी ना भूल सकेगी। दरवाजा बंद हुआ तो बिलाल ने गहरी सांस ली। गुस्सा अभी भी था, मगर अब उसमें उदासी शामिल हो चुकी थी। एक ऐसी उदासी जो नियमों और इंसानों के बीच हमेशा आ खड़ी होती है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर गया था। रात के अंधेरे में हवेली का बड़ा सा लोहे का दरवाजा खुला तो वो थकी हुई मगर तनाव से भरी हुई अंदर दाखिल हुई थी। लॉन की बत्तियां जल रही थीं, मगर उस रोशनी में भी हवेली की हवा भारी महसूस हो रही थी, जैसे दीवारें भी किसी फैसले के इंतजार में हों। उसने बैग कंधे से उतारा ही था कि एक नौकरानी तेजी से उसकी तरफ आई। बीबी जी, बड़े साहब ने आपको ड्राइंग रूम में बुलाया है। उनका हुक्म था जब आप आए आपको खबर पहुंचा दी जाए। वो चुप गई, एक पल को कदम रुक गए। इस वक्त उसने बेखुद घड़ी पर नजर डाली। रात के ठीक 10 बज रहे थे। दिल में हल्की सी खटक हुई, मगर उसने खुद को संभाला और बगैर कुछ कहे ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। अंदर दाखिल होते ही उसके कदम फिर ठिठक गए। पूरा घर जमा था। सोफों पर बैठे चाचा ताया, सामने कुर्सी पर याकूब साहब, एक तरफ सलमा बेगम, रिफत बेगम, दोनों मुंह बनाए बैठी थीं। हवा में खामोशी ऐसी थी जैसे पहले ही बहुत कुछ तय हो चुका हो। उसने धीमी आवाज में सलाम किया और खामोशी से एक सोफे पर बैठ गई थी। याकूब साहब ने घड़ी की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में कहा, आपने वक्त देखा है, रात के 10 बज रहे हैं। हमारे घर की बेटियां शाम से पहले घर आ जाती हैं और आप अब आ रही हैं। वो फौरन तड़प कर बोली, वो सबकी सब पागल हैं जो खुद को रोबोट समझती हैं। मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीना जानती हूँ। सलमा बेगम ने फौरन बात संभाली, आवाज में तंज साफ था। हमारी बेटियां रोबोट नहीं, तमीजदार और अच्छे खानदान की हैं, बड़ों की बात मानती हैं। तुम्हारी तरह नहीं जो आधी रात को घर से बाहर आवारागर्दी करती हो। खैर, तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह लगे थे। वो सीधी होकर बैठी, आंखों में गुस्सा तैरने लगा था। देखिए चाची, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी तक नहीं जाए, वो इस दुनिया में नहीं रही, फिर भी आपको चैन नहीं है। याकूब साहब ने कुर्सी पर हाथ मारा। अबिहा, बदतमीजी मत करो, बैठ जाओ। वो फौरन पलटी। दादा, बदतमीजी मैं नहीं कर रही, आपकी बहू कर रही हैं। आपने मुझे बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया है ना? नहीं। याकूब साहब ने गहरी सांस ली। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, पूरा खानदान तुमसे बात करना चाहता है। बैठ जाओ। वो मुंह बनाकर वापस सोफे पर बैठ गई थी। याकूब साहब ने थोड़ी नरमी मगर फैसले के लहजे में कहा, हमने तय किया है कि अब हम तुम्हारी शादी करेंगे। लड़का हम देख चुके हैं, बहुत अच्छे खानदान से है। तुम खुश रहोगी और हमें तुम्हारी तरफ से इनकार नहीं चाहते। वो तकरीबन उछल पड़ी थी। क्या हो गया आपको? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं शादी करूंगी? मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, मैं जॉब कर रही हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, और कौन सा मैं आप सबके पैसों पर पलती हूँ। दादा का भी इस हवेली के कारोबार में हिस्सा है, वही मुझे मिलता है। मैं आप लोगों पर बोझ नहीं हूँ। याकूब साहब ने उसे गौर से देखा। तुम हम पर बोझ नहीं हो, लेकिन एक जिम्मेदारी हो। एक जिम्मेदारी जो मैं अपनी जिंदगी में पूरी करना चाहता हूँ। तुम्हारे चाचा, तुम्हारे ताया, मुझे किसी पर भरोसा नहीं। तुम्हारे मामले में क्या तुम्हें अपने दादा की बात समझ आ रही है? वो कड़वाहट से मुस्कुराई। आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा। याकूब साहब की भारी आवाज हो गई थी। मैं बस ये बता रहा हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो। क्या मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं हूँ? वो चंद पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, दादा,
ये क्या बात हुई? अब इस तरह बोलकर मुझे राज़ी करना चाहते हैं, तो तुम्हारी नज़र में हमारी कोई अहमियत नहीं। वो बोली, क्या तुम हमारी बात पर राज़ी नहीं होगी? वो खामोश हो गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। चंद पलों बाद उसने सर उठाया। मैं किसी और को पसंद करती हूँ और अपनी मर्जी से शादी करूंगी। उसको जो समझ आया था वो बोल गई थी। याकूब साहब ने हैरत से उसे देखा। अच्छा, तो हमें मंजूर है, उससे मेरी मुलाकात करवाओ। हम अपनी जिंदगी में आपको विदा करना चाहते हैं, ये हमारा फैसला है। वो चौंक गई, फिर संभल कर बोली, ठीक है, मैं आपकी मुलाकात इसी इतवार को करवा दूंगी। अगर मुमकिन हुआ तो कल रात ही करवा दूंगी, लेकिन मैं विदा नहीं होना चाहती। अभी सिर्फ मैं अपनी जिंदगी को देखना चाहती हूँ। ये कहकर वो सिर्फ खड़ी हुई, किसी की तरफ देखे बगैर कमरे से बाहर निकल गई। पीछे ड्राइंग रूम में बैठे सब लोग खामोश रह गए और हवेली की दीवारों में एक और तूफान कैद हो गया। वो दोनों खवातीन मुंह बनाकर उठ गई थीं, जबकि याकूब साहब गहरी सोच में डूब गए थे। वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है और न कभी थम पाएगी। अगली दोपहर ऑफिस के कैंटीन दोपहर के शोर से भरी हुई थी। चम्मचों की खनक, कपों से उठती भाव, हंसी मजाक की आवाजें, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मगर एक कोने में रखे टेबल पर बैठे लोगों के बीच बातचीत गैर मामूली गंभीर हो चुकी थी। वो कुर्सी पर आधी लेटी हुई बैठी थी, एक टांग दूसरी पर चढ़ाए। सामने चार लड़के थे जो कॉफी और सैंडविच के बीच उसकी बातों का सामना कर रहे थे। वो सामने बैठे लड़के को गौर से देखते हुए बोली, अच्छा, तो फिर तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? देखने में तो काफी ठीक हो, एजुकेशन भी अच्छी है, पोस्ट भी ठीक ठाक है, मगर पीछे का कोई बैकग्राउंड तो होगा ना? वो लड़का हल्का सा मुस्कुराया, जैसे पहले से ही उस सवाल का अंदाजा हो। यार, बैकग्राउंड बहुत सिंपल सा है। अम्मी हाउसवाइफ हैं, पापा जॉबलेस हैं, यानी अब उनकी उम्र नहीं रही कि उनसे नौकरी करवाएं। बहन की शादी हो चुकी है, छोटा सा अपना मकान है, बस यही है। वो बोहें चढ़ाकर बोली, कोई प्रॉपर्टी, कोई कंपनी वगैरह? उसने हंसी का ठहाका लगाया। अगर मेरी कंपनी होती तो क्या मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा होता? कैसी बेवकूफ़ी भरी बातें करती हो अबीहा। वो सोच में पड़ गई, फिर कंधे उचकाकर बोली, हाँ ये तो है। खैर, तुम रिजेक्ट हो, मुझे पहले ही पता है। दादा कभी भी मेरी तुमसे शादी नहीं करेंगे और इस बैकग्राउंड पर तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। वो लड़का बेपरवाही से बोला, तो मैं कौन सा वाकई करने लगा था, हम तो सिर्फ नाटक करेंगे। वो फौरन चौंकी, हाँ यार, नाटक असली करना है, तुम समझते ही नहीं हो। फिर उसने बाकी तीनों की तरफ देखा, आप लोग बताओ, तुम में से किसी का ऐसा कोई सीन है? तीनों एक साथ हंस पड़े, हम सब यहाँ जॉब करते हैं, तो अमीर कैसे होंगे? सब नॉर्मल घरानों से हैं। वो दोनों हाथ सर पर मारकर बोली, ओ गॉड, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जो मेरी मदद कर सके। हमारी अपनी कंपनी है, बड़ी सी हवेली है, गाड़ियां हैं, मुझे शौक है, इसलिए यहाँ नौकरी करती हूँ। दादा कभी नहीं मानेंगे। उसने गहरी सांस ली, फिर बेबसी से बोली, और पता नहीं अब मैं किसको किराए का बॉयफ्रेंड बनाकर लेकर जाऊं। मैं तो ये कहने वाली हूँ कि मेरा निकाह भी हो चुका है, वरना कोई भरोसा नहीं कि वो माने ही नहीं। उनमें से एक लड़का जो अब तक खामोश था, धीरे से बोला, तो फिर एक ही शख्स है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। वो फौरन सीधी होकर बैठ गई। कौन? प्लीज नाम बता दो उस फरिश्ते सिर्फ इंसान का। मैं उसके पाँव पकड़ लूंगी, मगर उसे राजी करके ही दम लूंगी। वो लड़का हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हमारी कंपनी का मालिक बिलाल साहब, दिखने में भी डैशिंग है। अपनी कंपनी के मालिक, गाड़ी बंगला सब कुछ है। उसका चेहरा गंभीर हो गया था। पागल हो? वो फौरन बोली, बिलाल सर कभी नहीं मानेंगे। बेशक वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, मेरे काम को सराहते हैं, मगर ऐसे ड्रामों में कभी साथ नहीं देंगे। वो भी अपनी बात पूरी ही कर रही थी कि अचानक पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। उसने पलटकर देखा तो पियान अदब से खड़ा था। मैडम, आपको बिलाल साहब बुला रहे हैं। वो एक पल को रुक गई, जैसे सोच रही हो कि आज किस्मत उसके साथ खेल क्यों खेल रही है। फिर उसने सर हाँ में हिलाया, कुर्सी पीछे सरकाई और खड़ी हो गई। ओके, मैं आती हूँ। दोस्तों की नजरें उसके पीछे लगी रह गई थीं। वो कैंटीन से बाहर निकलते खुद से बड़बड़ाई, एक तरफ दादा,
एक तरफ दोस्त और बीच में देखते हैं अब ये बिलाल सर क्या गुल खिलाते हैं। वो तेज कदमों से कैंटीन से निकल गई थी और पीछे हंसी और कानाफूसी का शोर रह गया था, मगर उसके दिल में उलझन पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। ऑफिस के कॉरिडोर में हल्की सी खामोशी थी। शीशे की दीवारों के पीछे फाइलों की सरसराहट और कीबोर्ड की आवाजें आ रही थी, मगर बिलाल के केबिन के बाहर खड़े होकर उसे पहली बार ये सब फीका सा लगा था। उसने एक पल सांस संभाला, फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। आए। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने बिलाल अपने लैपटॉप पर झुका हुआ था। स्क्रीन पर कुछ नंबर और स्लाइड्स खुली थी। उसने नजर उठाए बगैर ही कहा, हमें कुछ देर बाद एक मीटिंग के लिए निकलना है। वहाँ की प्रेजेंटेशन आप संभालेंगी, मैनेजर साहब आपको सब समझा देंगे। वो फौरन बोली, जी मुझे खबर मिल गई है, उन्होंने मुझे सब बातें समझा दी हैं। बिलाल ने टाइप करते हुए ही अगला सवाल किया, और कल आपको यूनिवर्सिटी जाना है? जी सर, वो जरा घबराए हुए लहजे में बोली, कल एक जरूरी लेक्चर है, जाना पड़ेगा, लेकिन मैं 1 बजे तक ऑफिस आ जाऊंगी। वो रुका, फिर कुर्सी से टेक लगाकर बोला, सुबह एक मीटिंग है, वो अटेंड करना बहुत जरूरी था, लेकिन चलो मैं किसी और को ले जाऊंगा, अब आप जा सकती हैं, मैं थोड़ी देर में आपको बुलाता हूँ। उसने सर हाँ में हिलाया, मगर कदम नहीं बढ़े थे। वो वहीं खड़ी रही। बिलाल ने स्क्रीन से नजर उठाकर उसे देखा। क्या हुआ है? वो नजरें झुकाकर बोली, बिलाल साहब मुझे आपकी मदद चाहिए। उसने बोहें जरा सी ऊपर उठाई। कैसी मदद चाहिए आपको मिस अबीहा? मेरे हिसाब से पैसे वाली तो आप हैं ही, ये नौकरी भी शौक से कर रही हैं, फिर कैसी मदद? वो धीरे से मुस्कुराई, मगर मुस्कुराहट में घबराहट छुपी थी। सर, हर मुश्किल पैसा ही आसान नहीं करता, कुछ जगहों पर साथ भी चाहिए होता है। बिलाल का लहजा सख्त हो गया। देखें, आपकी उम्र कम है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे साथ इस तरह पहेलियों में बात मत किया करें, साफ बात करें। वो एक पल खामोश रही, फिर धीरे से बोली, सर सॉरी, लेकिन मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। उसने कुर्सी सीधी की। अगर हिम्मत की है बोलने की, तो अब बताएं, क्या बात है? उसे भी अब बेचैनी होने लगी थी कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसे कहते हुए शर्मा रही है। वो सांस लेकर बोली, सर, आप मेरे दादा को जानते हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे खानदान के सरदार भी हैं। घर में सच कहूँ तो मुझे कोई ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरा स्वभाव सबसे अलग है। वो रुकी, फिर तेजी से बोलने लगी, जैसे शब्द रोकना मुश्किल हो रहे हों। बात यह है कि मेरे दादा मेरी शादी करवाना चाहते हैं, और मैंने उनसे झूठ बोल दिया है कि मैं किसी को पसंद करती हूँ। बिलाल की नजरें उस पर जम गईं, मगर वो खामोश रहा। अगर मैं किसी ऐसे शख्स को अपने साथ ले गई तो वो फौरन मना कर देंगे। उसने कहा, लेकिन अगर आप मेरे साथ चल लें, सिर्फ एक दिन के लिए मेरे शौहर होने का ड्रामा कर लें, तो सब बहुत आसान हो जाएगा। वो एकदम बोली, प्लीज प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं भी आपकी कभी ना कभी मदद कर दूंगी, सिर्फ एक दिन की बात है, आप पति होने का ड्रामा कर लें। उसकी आवाज में अब घबराहट साफ थी, वरना मेरे दादा भी शादी किसी से भी करवा देंगे, मेरी पढ़ाई मेरी जॉब सब खत्म हो जाएगा। सर, कमरे में खामोशी छा गई थी। लैपटॉप की स्क्रीन अभी भी रोशन थी, मगर बिलाल की नजरें उससे हट चुकी थीं। वो कुर्सी पर पीछे टेक लगाकर सोच में डूब गया। उसके सामने एक अच्छी एम्प्लॉय थी, एक ऐसी लड़की जो अपनी पढ़ाई और काम दोनों संभाल रही थी, और अब उसकी जिंदगी खानदानी फैसले के नीचे आ रही थी। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, देखें, ये ड्रामेबाजी आप अपने पास ही रखें तो बेहतर होगा। मैं एक अलग स्वभाव का इंसान हूँ। उसे ये सब ठीक नहीं लगा था। उसके दिल में डर बैठ गया। वो फौरन बोली, जी सर, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी, प्लीज सर। वो खामोश रहा। खामोशी लंबी हो गई थी। फिर उसने सास से कहा, ठीक है। वो चौंकी, क्या? मैं चल लूंगा, उसने गंभीरता से कहा, सिर्फ एक दिन की बात है ना? वो खामोशी से तकरीबन उछल पड़ी थी। थैंक यू सो मच सर। उसकी आंखों में चमक आ गई थी। जिंदगी में कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़ी, मैं आपकी मदद करूंगी। वो उसके सवाल का जवाब देना पूरी तरह भूल गई थी, इस बात से अनजान कि ये जवाब उस पर कितना भारी होने वाला है। आज रात? उसने पूछा। जी, वो फौरन बोली। आज ही? उसने घड़ी पर नजर डाली। ठीक है, मैं टाइम निकाल लूंगा। वो खुशी से सर हिलाती हुई पलटी और तकरीबन दौड़ती हुई केबिन से बाहर निकल गई थी।
सहायक को खुशखबरी देनी थी कि उसने बिलाल साहब को राजी कर लिया है। दरवाजा बंद हुआ तो बिलाल ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि उसने एक ऐसा वादा कर लिया है जो सिर्फ एक दिन का नहीं रहेगा। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर गया था। छुट्टी के वक्त वो दोनों एक साथ ही हवेली की तरफ बढ़े थे। रात की सड़कें गैर मामूली तौर पर खामोश थीं। स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी समय समय से विंड स्क्रीन पर पड़ती और फिसलकर पीछे रह जाती। गाड़ी के अंदर हल्की सी खामोशी थी, सिर्फ इंजन की लगातार आवाज और ऐसी की मध्यम हवा। वो फ्रंट सीट पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर नजरें बार बार उसकी तरफ उठ जाती जो स्टीयरिंग पर मजबूत पकड़ के साथ गाड़ी चला रहा था। उसने अचानक उसकी तरफ मुड़कर कहा, देखें, वहां जाकर आपने बिल्कुल भी किसी को शक नहीं होने देना। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हम सच्चे मियाँ बीवी नहीं हैं। वो नजरें सड़क में जमाए बोला, हमें क्या कहना है? वो फौरन बोली, जैसे सारी तैयारी हो, हम यही बताएंगे कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज की है। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अभी आप विदा ही नहीं चाहते क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ। जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती, आप विदा ही नहीं करवाएंगे। वो एक पल को खामोश रहा, फिर सवाल से बोला, मिस अबीहा, मुझे आपसे कुछ कहना है। वो फौरन मुस्कुरा दी, जी सर, आप एक नहीं 100 बातें करें। आज आपने मेरी मदद की है, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। उसने जरा सा गला साफ किया, बात यह है कि मुझे भी फ्यूचर में आपसे एक मदद चाहिए होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगी। वो बेखुद भावुक हुई, आपके लिए तो मैं जान दे दूंगी सर। आप 100 बार मदद मांगिए, मैं हाजिर हूँ। आप मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। उसने उसकी तरफ एक छोटी नजर डाली, फिर गंभीरता से बोला, इतने बड़े बड़े दावे नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो कि आखिर में आप मुकर जाएं। वो फौरन सीधी होकर बोली, नहीं सर, मैं अपनी जबान दे रही हूँ, बल्कि वादा कर रही हूँ, मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। उसने हल्का सा सर हिलाया, बस फिर ठीक है, आप बेफिक्र रहें, मैं आपके दादा को संभाल लूंगा। याकूब साहब से मेरी अच्छी जान पहचान है, वो मेरी बात समझ जाएंगे और हमारे रिश्ते को मान लेंगे। वो सुनकर वाकई मुस्कुरा उठी। मुस्कुराहट उसकी आंखों तक पहुंच गई थी। थैंक यू सो मच सर, मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। अम्मी पापा के बाद अगर कोई है तो वो मेरे दादा हैं। उसने जरा रुककर कहा, आवाज में कड़वाहट शामिल हो गई। चाचा ताया ये सब बस मुझे इस घर से निकाल देना चाहते हैं। मुझे उस हवेली से कोई सरोकार नहीं, ना पैसा चाहिए ना प्रॉपर्टी। गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी, लाल बत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। मैं बस अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, वो धीरे धीरे बोली, कुछ बनना चाहती हूँ, इतनी जल्दी शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। वो खामोशी से सुनता रहा। दादा को सब मिलकर भावनात्मक कर रहे हैं। उसने बात आगे बढ़ाई और वो ये बात समझ ही नहीं पा रहे। सिग्नल हरा हुआ तो गाड़ी दोबारा चल पड़ी। उसने मजबूत लहजे में कहा, ठीक है, बस मैं संभाल लूंगा सब, आप बस वही कहें जो हमने तय किया है। उसने गहरा सांस लिया, जैसे दिल का बोझ जरा हल्का हो गया हो। आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं सर। वो मुस्कुराया नहीं, मगर आवाज में नरमी आ गई। अभी हमें इंसान ही एक कामयाब ड्रामा करना है। वो हंस दी। पहली बार बेफिक्री से गाड़ी रात के सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ती रही और दोनों जानते थे कि सिर्फ एक रात का मामला नहीं, बल्कि एक ऐसे मोड़ की शुरुआत है जहां वापसी आसान नहीं होती। एक लंबी दूरी तय करके वो दोनों सीधा हवेली पहुंचे थे। गाड़ी एक झटके से पोर्च में रुकी थी। वो उसने सीधा ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई थी। ड्राइंग रूम में अजीब सी खामोशी छाई थी। बड़े झूमर की रोशनी नरम पीले रंग में पूरे कमरे में फैली हुई थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें और पुरानी सजावट उस हवेली के सम्मान भरी परंपरा का ऐलान कर रही थी। वो बिलाल के साथ एक सोफे पर खामोशी से बैठ गई थी। उसकी उंगलियां बेचैन आपस में उलझी हुई थी। दिल की धड़कन मामूल से तेज थी। बिलाल सीधा बैठा था, चेहरे पर गंभीरता, मगर आंखों में पूरा आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके हर अंदाज से ऐसा लगता था जैसे ये सब उसके लिए रोज का हो। लेकिन बराबर में बैठी लड़की का बीपी बिल्कुल कम हो चुका था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वो किस तरह सब बातें संभालेगी। चंद पल ही गुजरे थे कि कमरे का दरवाजा खुला। याकूब साहब अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे उनके दोनों बेटे थे। हवा में एकदम भारीपन आ गया था। बिलाल फौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया।
वो भी साथ ही उठ खड़ी हुई। बिलाल ने आगे बढ़कर याकूब साहब से हाथ मिलाया, सम्मान से सर झुकाया। बिलाल तुम, याकूब साहब ने गौर से देखते हुए कहा। उन्हें इसे देखकर खुशगवार हैरत हुई थी। अपनी पोती पर गर्व हुआ था कि उसने अपने लिए जो शख्स चुना है वो वाकई पसंद किए जाने लायक है। बिलाल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, जी दादा जान, मैं ही हूँ आपकी पोती का पति। शायद इसने आपको ये नहीं बताया कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके हैं। मैंने इसको बोला भी था कि आपके कान में ये बात डाल दे, लेकिन ये सुनती नहीं है। इसका कहना था कि आप बुरा मान जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि हालात को समझने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर कमरे में हल्की सी कानाफूसी फैल गई थी। याकूब साहब की नजरें फौरन अबीहा की तरफ गई थीं। तुम पिछली बार मुझसे मिले थे, वो धीरे बोले, तब तुमने ऐसी कोई बात नहीं की थी। बिलाल ने बगैर घबराहट के कहा, अबीहा ने मुझे मना किया था कि वक्त आने पर वो खुद सबको बता देगी। उसने थोड़ी देर के बाद कहा, खैर बैठें, मुझे आपसे बात करनी है। सब लोग दोबारा अपनी अपनी जगह बैठ गए थे। कमरे में पूरी खामोशी थी, जैसे हर सांस भी नाप तोल कर ली जा रही हो। बिलाल ने याकूब साहब से बात करते हुए कहा, आप जानते हैं, ऊपर वाले का दिया हमारे पास सब कुछ है। गाड़ी बंगला, अच्छी कंपनी, कारोबार, सब सेट चल रहा है। बस एक कमी थी, और वो आपकी पोती की। अबीहा ने नजरें झुका ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लगता था जैसे हथेली में आ गया हो। वो बस दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि सब ठीक हो, जरा भी मामला खराब ना हो और कमरे में बैठे किसी भी शख्स को इस नाटक पर शक ना हो। बिलाल आगे बोला, मेरी ख्वाहिश है कि फिलहाल विदाई ना हो। बिलाल ने गंभीरता से कहा, अबीहा पढ़ रही है, इसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम विदाई करेंगे। यही इरादा इसका भी है, और मैं भी इसी पक्ष में हूँ। इंसान शादी से पहले ही अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। शादी के बाद उस पर दोहरी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। याकूब साहब चंद पल खामोश रहे, फिर धीरे से मुस्कुराए। नहीं बिलाल, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कुर्सी पर पहलू बदला। दरअसल मैं अपनी जिंदगी में अपनी पोती को विदा करना चाहता हूँ। मेरी इतनी उम्र हो चुकी है, जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है। मेरे बेटे ने मरने से पहले अपनी बेटी की सारी जिम्मेदारियां मेरे हाथ में दी थी। मैं उसकी हर जिम्मेदारी को अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहता हूँ। अब अगर तुम दोनों की शादी हो चुकी है, तो हम सबको इसमें खुशी में शामिल होना चाहिए। मैं तुमसे मिलकर बहुत संतुष्ट हूँ, बल्कि मुझे अपनी पोती पर गर्व हो रहा है कि तुम जैसे योग्य इंसान को उसने अपने लिए चुना है। उन्होंने अबीहा की तरफ देखा। मेरी पोती खुद आत्मविश्वास है, अपना फैसला खुद ले सकती है, और तुम्हें देखकर मेरा दिल वाकई संतुष्ट हो गया है। दिल में जो थोड़ी बहुत शिकायत थी वो भी दूर हो गई है। बिलाल के चेहरे पर हल्की सी हैरत उभरी, जबकि बराबर में बैठी अबीहा ने भी जोर से सांस रोकी थी। याकूब साहब आगे बोले, क्यों ना आज हम तुम्हारी कुछ रस्म अदा कर लें और तुम दोनों का साथ बिताने का मौका दें। यानी हमारी तरफ से आज की रात ही विदाई है। ये सुनकर बिलाल का सांस एक पल को अटक गया। उसने बेखुद अबीहा की तरफ देखा। अबीहा के चेहरे का रंग बदल गया था, मगर वो फौरन संभल गई थी। जानती थी उसकी जरा सी घबराहट पूरा मामला बर्बाद कर सकती है। उसे किसी भी कीमत पर उस नाटक को जारी रखना ही था। और हाँ, याकूब साहब ने नरमी से कहा, आज मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, तुम हमारे घर ही ठहरो, पति का हक रखते हो। आज तुम दोनों की विदाई है और सुहाग रात भी। अबीहा और उसकी सास थम गई थी। वो आगे बोले, तुम्हें कोई ऐतराज है, मगर पति को कोई ऐतराज तो नहीं होना चाहिए। बिलाल कुछ कहता उससे पहले ही वो बोली, जी दादा जान, जैसा आपको ठीक लगे, बल्कि ये तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। उसने जानबूझकर बात को पूरा किया था, क्योंकि जानती थी अब बिलाल खामोश नहीं रहेगा। अगर उसने अब कोई भी गलत बात की, बना बनाया पूरा खेल बर्बाद हो जाएगा। बोलते हुए उसकी अपनी जुबान लड़खड़ा गई थी, मगर उसने खुद को संभाल लिया था। याकूब साहब ने अपनी बहू की तरफ देखा और हुक्म दिया, जाओ विदाई की तैयारी करो। आज हम अपनी पोती को विदा करेंगे। आज हम अपने फर्ज से मुक्त हो जाएंगे। शादी धूमधाम से हो या सादगी से, शादी का जरूरी पहलू निकाह होता है, जो ये दोनों कर चुके हैं, तो अब इसमें क्या शर्माना। कमरे में एकदम हलचल पैदा हो गई। बहुएं उठ खड़ी हुईं, कानाफूसियों की आवाजें उभर आईं। वो वहीं खड़ी रह गई, दिल जोर से धड़क रहा था। बिलाल ने एक पल को उसकी तरफ देखा, आंखों ही आंखों में, जैसे कह रहा हो, अब ये खेल वाकई शुरू हो गया है।
अब इसे तुम खुद ही समेटो। याकूब शाह के हुक्म के मुताबिक कुछ ही देर में रस्में वगैरह पूरी हो गई थीं। उन दोनों को अबीहा के कमरे की तरफ रवाना कर दिया था। कमरे का दरवाजा बंद होते हवा एकदम बदल गई। बाहर ड्राइंग रूम की हलचल, कदमों की आवाजें और कानाफूसियां सब पीछे रह गई थीं। अंदर मध्यम रोशनी थी, पर्दे आधे खुले थे। बाहर लॉन की लाइट्स की हल्की सी चमक शीशों पर पड़ रही थी। कमरा बड़ा था, मगर उस पल उसे तंग महसूस हो रहा था। वो दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए थे। बिलाल अभी कुछ कहने ही वाला था कि अचानक तेजी से 4 कदम पीछे हट गई। उसकी सांस तेज हो गई थी, आंखों में डर साफ नजर आने लगा। उसने दोनों हाथ सामने उठा लिए, जैसे खुद को बचा रही हो। उसे देखते हुए बोली, खबरदार जो मेरे करीब आए। उसकी आवाज लरज रही थी। कसम से मैं शोर मचा दूंगी, मैं नीचे जाकर सब बता दूंगी। आप मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उसके दिमाग में दादा जान की बात घूम रही थी कि आज तुम दोनों की सुहाग रात है। बिलाल एक पल को हैरान रह गया, फिर उसके चेहरे पर हैरत के साथ झुंझलाहट भी आ गई थी। पागल हो गई हो, वो बेखुद बोला। ये किस तरह का व्यवहार है? अकल नहीं है क्या? मैं पागल हूँ जो तुम्हारे साथ कुछ करूँगा बिना रिश्ते के? अकल नहीं है क्या मुझ में? मैं 2 दिन का बच्चा हूँ। अचानक ही उसे गुस्सा आ गया था। उसका ये रवैया, उसका खून खौला चुका था। वो 2 कदम आगे बढ़ा, मगर फौरन रुक गया। मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में नहीं आया हूँ, बल्कि तुम अपनी मर्जी से मुझे लाई हो। तुमने खुद हामी भरी थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि तुम मुझे किस मुश्किल में फंसा दोगी। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि बात इतनी बढ़ जाएगी, तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ इस नाटक का हिस्सा नहीं बनता। तुम्हारी इज्जत के खातिर मैं खामोश हूँ। और तुम किस तरह की हरकतें कर रही हो कमरे में लाकर? पागल हो? उसका दिल चाह रहा था सामने खड़ी लड़के के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारे और उसे होश की दुनिया में लाकर पटक दे। ये सुनकर जैसे उसे अपनी बात का एहसास हुआ, उसकी आंखों से डर की जगह शर्मिंदगी ने ले ली। वो फौरन होश में आई, सर झुका लिया। सर, आई एम सो सॉरी। उसकी आवाज़ अब धीमी थी। मैं डर गई थी। मुझे लगा आप शायद वाकई मेरे करीब आ जाएंगे। बिलाल ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को शांत कर रहा हो। इतनी अकल है मुझ में, उसने थोड़े नरम लहजे में कहा। इतना बड़ा गुनाह ना मैं कर सकता हूँ, ना सोच सकता हूँ। वो बिस्तर के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। खैर, अब मुझे तुमसे बात करनी है। अगर रायता इतना ही फैल चुका है, तो क्यों ना इसी बहाने थोड़ी बहुत मदद मेरी भी हो जाए। उसने चौंक कर सर उठाया। हाँ, कहें। वो बोली, आप गाड़ी में भी कुछ कहना चाह रहे थे। वो कुछ पल खामोश रहा। कमरे में सिर्फ घड़ी के टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मुझे वाकई थोड़ी मदद चाहिए। वो फौरन बोली, आप हुक्म करें, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। वो सर झुकाए बैठा रहा, फिर जैसे फैसला करके बोला, असल बात यह है कि मेरे दादा ने मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, लेकिन एक शर्त रखी है। वो गौर से सुनने लगी। 28 साल की उम्र से पहले मुझे शादी करनी है। उसने साफ अंदाज में कहा, वैध निकाह होना जरूरी है, तब पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। शादी हो जाए फिर तलाक हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्त सिर्फ निकाह की है, वो बनी रहेगी। अगर ऐसा ना हुआ, इसने बात पूरी की, तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी। और अब नीचे जितना रायता फैल चुका है, उस हिसाब से अगर हम कल निकाह कर लें तो कोई गलत बात नहीं होगी। कमरे में भी खामोशी छा गई। वो चंद पल कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर उलझन, हैरत और सोच एक साथ नजर आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने धीरे से कहा। ये बैठे बिठाए क्या मुश्किल आ गई है? उसने गहरा सांस लिया। लेकिन आप ठीक बोल रहे हैं, अब ये करना जरूरी लग रहा है। उसने नजर उठाकर उसे देखा। मैं तैयार हूँ, उसने मजबूत लहजे में कहा, आपकी मदद के लिए। बिलाल ने उसे गौर से देखा, जैसे उस जवाब का वजन तोल रहा हो। फिर उसने हल्का सा सर हिलाया। ठीक है, वो बोला, तो फिर हम कल इस मामले को खत्म कर देते हैं। वो बिस्तर के किनारे आ बैठ गई थी। दिल अब भी तेज धड़क रहा था, मगर डर की जगह एक अजीब सी गंभीरता ने ले ली थी। दोनों जानते थे कि ये फैसला महज एक हल नहीं, बल्कि एक नए तूफान की शुरुआत है। अगला दिन ऑफिस की इमारत हमेशा की तरह शांत थी, मगर आज उसकी खामोशी में एक अजीब सा बोझ शामिल था। शीशे की दीवारों से छनकर आती सुबह की रोशनी बिलाल के कैबिन में फैली हुई थी। बड़े से केबिन में लकड़ी की मेज सामने रखे, फाइलों का ढेर दीवार पर लगा, कंपनी का लोगो, सब कुछ अपनी जगह मौजूद था, मगर हवा मामूल की नहीं थी। वो सोफे पर बैठी हुई थी। कल के हिसाब से आज सब कुछ बहुत तेजी से
हो गया था। सुबह दादा जान ने उसे बाकायदा विदा किया था। न ज्यादा शोर, न रिवायती हंगामा, बस चंद शब्द, चंद दुआएं और एक भरा हुआ दिल। उसके बाद वो दोनों सीधा यहाँ आ गए थे। घर जाने का फैसला ही नहीं उठा, शायद यही बेहतर था। कम से कम दिल को संभलने का वक्त तो मिल गया था। साथ वाले सोफे पर मौलवी साहब बैठे थे। सफेद दाढ़ी, चश्मा, हाथ में रजिस्टर और कलम। उनके चेहरे पर पेशेवरना गंभीरता थी, जैसे ये सब उनके लिए रोजमर्रा का काम हो। मगर इस कमरे में बैठे दो लोगों के लिए ये पल आम नहीं था। बिलाल अपनी कुर्सी पर उसके सामने बैठा था। उसका अंदाज संभला हुआ था, मगर आंखों में गैर मामूली ठहराव था। वो बार बार नजरें चुराकर खिड़की की तरफ देखता, फिर वापस उसकी तरफ, जैसे उस पल को अच्छी तरह समझने की कोशिश कर रहा हो। मौलवी साहब ने हल्का सा खाखारा और रजिस्टर खोलते हुए बोले, अबिहा बिनते नईम अहमद। उसका दिल जोर से धड़का। अपना नाम इस तरह में कुछ ज्यादा ही साफ महसूस हुआ। उसने सीधा होकर बैठने की कोशिश की, हाथ आपस में जकड़ लिए। आपका निकाह बिलाल शाह बिन रियाज शाह से किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये सवाल सादा था, मगर उसके अंदर जैसे एक शोर मच गया। उसने नजर उठाकर सामने बैठे बिलाल शाह को देखा। वो खामोशी से उसी को देख रहा था, ना मुस्कुराहट, ना बेचैनी, बस एक पक्की गंभीर नजर, जैसे कह रहा हो कि फैसला तुम्हारा है, मैं तैयार हूँ। उसने हल्का सा सर हिलाया। कबूल है। उसकी आवाज साफ थी, हालांकि दिल अभी तक तेज धड़क रहा था। मौलवी साहब ने एक पल को उसे देखा, फिर दोबारा बोले, अबिहा बिनते नईम अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? इस बार उसने बगैर हिचक के कहा, कबूल है। कमरे में घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई देने लगी। बिलाल ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई, जैसे उसके कंधों से कोई बोझ धीरे धीरे उतर रहा हो। तीसरी बार मौलवी साहब ने रस्मी अंदाज में सवाल दोहराया, अबिहा बिनते नईम अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? उसने सीधा बैठकर कहा, कबूल है। मौलवी साहब ने रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ाया, यहाँ दस्तखत कर दें। उसने कलम थामा, हाथ हल्का सा कांपा, मगर उसने खुद को संभाला और दस्तखत कर दिए। स्याही कागज पर फैल गई थी, जैसे उस पल को स्थायी कर रही हो। मौलवी साहब ने रजिस्टर वापस अपनी तरफ किया, फिर बिलाल की तरफ मुतवज्जे हुए, बिलाल शाह बिन रियाज शाह, क्या आपको ये निकाह कबूल है? बिलाल ने बगैर किसी देरी के जवाब दिया, कबूल है। दूसरी और तीसरी बार सवाल दोहराया गया और तीनों बार उसकी आवाज में एक ही ठहराव था, कबूल है। उसने भी दस्तखत किए। कलम रखते हुए उसकी उंगलियां पल भर के लिए रुकी रहीं, जैसे वो जानता हो कि ये महज एक दस्तखत नहीं। मौलवी साहब ने रजिस्टर बंद किया, दुआ के लिए हाथ उठाए। छोटी सी दुआ हुई, चंद शब्द, चंद आमीन। दुआ खत्म हुई तो कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शोर की कमी, न रवायती मुबारकबादों की कमी, बस दो लोग, एक फैसला और एक नया रिश्ता, जो कागज पर तो पूरा हो चुका था, मगर दिलों में अभी अपनी जगह बनाने वाला था। बिलाल ने धीरे से उसकी तरफ देखा, निकाह हो गया है, उसने धीमी आवाज में कहा। उसने सर हिला दिया, हाँ हो गया है। और इसी एक बात के साथ ऑफिस का कमरा कानूनी ही गवाही की जगह बदलकर एक नई जिम्मेदारी का गवाह बन चुका था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजर गया। रात का वक्त ऑफिस की इमारत पर उतर आया था। फ्लोर पर फैली रोशनी धीमी हो चुकी थी। ज्यादातर केबिन बंद थे, कहीं कहीं कंप्यूटर स्क्रीनों की नीली रोशनी बाकी थी। उसने अपने दुपट्टे को संभाला, गहरी सांस ली और हल्की सी दस्तक देकर उसके केबिन में दाखिल हुई। वो अपनी कुर्सी पर बैठा था, लैपटॉप स्क्रीन पर नजर जमाई। एक हाथ माउस पर, दूसरा फाइल के कोने पर रखा हुआ था। टाई ढीली हो चुकी थी, कोट कुर्सी की पुष्ट पर लटका था। उसने सर उठाकर देखा, पल भर को रुका, फिर खुद को संभाल लिया। आ जाओ, उसने छोटा सा कहा और दोबारा स्क्रीन की तरफ ध्यान हो गया था। वो चंद कदम आगे बढ़ी पर रुक गई। आवाज में हल्की सी हिचकी थी, अब क्या करना है? मैं कहाँ जाऊंगी? आपके साथ? आपके घर या हवेली? उसने कुर्सी पर जरा पीछे होकर टेक लगाई, घड़ी पर नजर डाली। 10 मिनट रुक जाओ, ये काम खत्म कर लूं, फिर बात करते हैं। उसने खामोशी से सर हिला दिया और सामने रखी कुर्सी पर एक तरफ होकर बैठ गई थी। केबिन में घड़ी की सुइयां चल रही थीं।
कीबोर्ड की हल्की-हल्की आवाज़ आती रही। वो कभी उसकी तरफ देखती, कभी फर्श पर नज़रें जमा लेती। दिल में सवालों की भीड़ थी, मगर ज़ुबान बंद थी। तकरीबन 10 मिनट बाद उसने लैपटॉप बंद किया, फ़ाइल एक तरफ रखी और उसने गौर से देखा। हाँ, अब बोलो क्या करना है? वो सीधी होकर बैठी। मैं क्या बोलूँ? आप बताएँ। अब हम किस मोड़ पर चलें जिससे मेरी भी मदद हो जाए और आपकी भी? वो चंद पल खामोश रहा, जैसे शब्द चुन रहा हो, फिर धीरे से बोला, फिलहाल तुम्हारी हवेली नहीं जा सकते। तुम्हारे दादा तुम्हें सुबह विदा कर चुके हैं। उनके हिसाब से तुम इस वक्त मेरे घर हो, इसलिए अभी हम मेरे बंगले पर चलेंगे और हो सकता है तुम्हें मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं होगी। उसने होंठ बीच लिए। मेरा सामान हवेली में ही है, कल मुझे लाना होगा। उसके लहजे में फौरन आत्मविश्वास आ गया। उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा सारा सामान मेरे घर पहुंच गया है। मेरा ड्राइवर जा चुका था। तुम्हारे दादा ने खुद तुम्हारा सामान भिजवा दिया है। वो चौंक गई, आंखों में सवाल उभर आए। आपकी क्या याकूब साहब से कोई बातचीत चल रही है? जितनी खुशदिली से आप दोनों मिले थे, फिर अचानक आपको मेरे कमरे में भी भेज दिया गया। आधी रात को आप मेरे घर से चले भी गए, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। मुझे कुछ कहानी ठीक नहीं लग रही। उसने शक भरी नजरों से अपने पति को देखा था। ये कहती उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी थी, मगर नजरें सीधी थीं। वो पल भर के लिए गड़बड़ा गया, कुर्सी पर पहलू बदला, उंगली से मेज पर हल्की सी रगड़ लगाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें शायद वहम हो रहा है। उसने उसकी आंखों में देखा, जैसे सच ढूंढ रही हो। वहम? उसने धीरे से कहा, मगर सवाल पूरा नहीं कर सकी। वो फौरन खड़ा हो गया, बात खत्म करने के अंदाज में। खैर चलो, देर हो रही है, ये कहकर वो केबिन से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज कॉरिडोर में गूंजती हुई दूर होती चली गई। वो अपनी जगह बैठी रह गई, चंद पल यूं ही, फिर धीरे से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। केबिन से निकलते उसने उसकी पीठ को देखा, सीधी मजबूत, मगर उस रात कुछ ज्यादा ही रहस्यमयी। उसके दिल में एक अनजानी सी खटक ने जगह बना ली थी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि बात सिर्फ इतनी नहीं जितनी उसे बताई जा रही है, और यही एहसास उस खामोश रात में उसके साथ बाहर निकल आया। रात की खामोशी बंगले के बड़े कमरे में फैली हुई थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी, पर्दे हल्की हल्की हलचल में आ रहे थे और बंगले की लाइट्स की नरम चमक शीशों से अंदर आ रही थी। वो कमरे में दाखिल हुई, कदम धीरे धीरे रखती हुई। दिल धड़क रहा था। बिलाल अपनी कुर्सी पर बैठा था, मेज पर रखे लैपटॉप पर कुछ फाइलों के बीच, मगर नजरें कहीं दूर की तरफ टिकी हुई थीं। वो चंद पलों के लिए कमरे को देखती रही, फिर बोली, आपका कमरा बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम दोनों एक साथ तो नहीं रहेंगे ना? आप दूसरे कमरे में रहेंगे ना? बिलाल ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सर हिलाया, लेकिन फिर अचानक उसके करीब आया। वो चौंक कर पीछे हटी, मगर उसने उसके हाथ थाम लिए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने हैरत से उसे देखा, शब्द गले में अटके हुए थे। वो इसलिए सोफे पर बैठ गया और दोनों के बीच खामोशी छा गई थी। कुछ पल हवा के नरम झोंके के साथ कमरे में घुल गई। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दूर से आने वाली गाड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर बिलाल ने धीरे से कहा, तुम्हारे दादा ने कहा था कि हकीकत को छुपाना है, लेकिन मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई। ये सब तुम्हारे दादा के प्लान का हिस्सा था। उसकी आंखों में चौंकना, डर और सच्चाई सब एक साथ झलक रहे थे। वो खामोशी से सुनती रही। बिलाल ने आगे बढ़कर कहा, जब हम दोनों ने पहली बार मुलाकात की थी, तुम्हारे दादा ने मुझसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात की। उस वक्त मुझे लगा कि तुम बहुत छोटी हो, बेअकल हो, शरारती, और जितना मैं गंभीर स्वभाव हूँ, ऐसी तुम नहीं हो। लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ काम किया, मुझे तुम्हारी आदत होने लगी। तुम अच्छी लगने लगी, इतनी अच्छी कि जो तुमसे प्यार हो गया। उसने सर झुकाया और आंखों में शर्मिंदगी की छाप छोड़ दी। मैं खुद तुम्हारे दादा के पास गया, तुम्हारे लिए हाथ मांगा। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने पोती से पूछूंगा, लेकिन जब उन्होंने पूछा तो तुमने पसंद जाहिर कर दी। मैं बहुत बुरी तरह डर गया था। जहां तुम्हारे दादा ने मुझे फोन करके बताया कि तुम किसी को पसंद करती हो, लेकिन फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है। तुम खुद किसी ऐसे शख्स को ढूंढ रही हो जो तुम्हारी मदद करे। तब मैंने हाँ बोली थी। निकाह का आइडिया भी तुम्हारे दादा का था। वो रात कमरे में भेजने का आइडिया भी था, और आधी रात को निकालने का भी उन्हीं का था। मैं शर्मिंदा हूँ, शायद तुम्हें बुरा लग रहा हो, लेकिन ये सब एक प्लान का हिस्सा था जो तुमने खुद भी बनाया, और हम सब भी इसमें शामिल हो गए।
वरना कोई भी शख्स इतनी आसानी से निकाह नहीं करता। वो खामोश रही मगर नजरें झुकी हुई थीं। कुछ पलों बाद उसने धीरे से कहा, मुझे कहीं न कहीं अंदाजा हो चुका था जब आप मेरे कमरे से आधी रात को निकले थे और आप बिल्कुल आसानी से हवेली से चले गए। सुबह आप आ गए। ये सब किसी की मदद के बगैर नहीं हो सकता था। मुझे वक्त चाहिए। मैं भी मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए स्थिर नहीं हूँ। बेहतर होगा आप किसी और कमरे में चले जाएं। बिलाल ने धीरे से सर हिलाया जैसे उसकी बात पूरी तरह समझ ली हो। फिर बगैर किसी विरोध के उठा और कमरे से बाहर चला गया। दरवाज़ा धीरे से बंद करके वो बिस्तर के किनारे बैठ गई थी, हाथ गोद में जमा किए। दिल अभी भी धड़क रहा था। कमरे की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और बाहर की हवा में रात की ठंडी खामोशी घुल रही थी। सब कुछ खामोश था मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून और उलझन का मिश्रण मौजूद था। प्यार, डर और नई जिम्मेदारी का बोझ। 2 हफ्तों बाद वक्त की रफ्तार न कभी थम सकी है, न कभी थम पाएगी। रात की खामोशी बंगले में घुली हुई थी। बाहर की हल्की हवा पर्दों को सरसराती हुई अंदर आ रही थी मगर जैसे ही वो दरवाजे पर कदम रखती पूरी हवा बदल गई थी। अचानक बंगले की रोशनी पूरी तरह से बंद हो गई। वो चौंक कर चारों तरफ देखने लगी। दिल धड़क रहा था। कुछ पलों के लिए अंधेरा गहरा था, फिर अचानक सब लाइट्स रोशन हो गई थीं और पूरे कमरे में फूलों की बरसात शुरू हो गई थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल धीरे धीरे उस पर गिरने लगे थे। वो पीछे हटी, इधर उधर नजरें दौड़ाईं, सांस थमी हुई थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था पूरे कमरे में हर धड़कन गूंज रही हो। फिर कमरे के कोने से वो चलता हुआ सामने आया, हाथ में गुलदस्ता, उंगली में छोटी चमकदार अंगूठी थी। कदम धीरे धीरे मगर पक्के थे। वो कुछ कहने की कोशिश की मगर शब्द गले में अटक गए क्योंकि अचानक उसने महसूस किया कि वो उसके कदमों में बैठ गया है। उसकी आंखों में गंभीरता, होठों पर नरम मुस्कुराहट और हाथ में अंगूठी थी। उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या तुम मेरी मोहब्बत बनोगी? मैं तुम्हें दुनिया भर की खुशी दूंगा, तुम्हें हमेशा सराहों पर बिठाऊंगा। क्या तुम मुझे कबूल करोगी? उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। दिल में एक अजीब सा सुकून और डर एक साथ झलक रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी अचानक इतनी बदल जाएगी और एक शख्स जो कभी अजनबी था इतनी मोहब्बत के साथ उसके सामने खड़ा होगा। वो बेखुद सर हिलाकर, हाँ मैं राजी हूँ, वो खड़ा हुआ और उसे गले लगा लिया था। कमरे में फूलों की खुशबू घुल गई। रोशनी उनके बीच नरम छाई हुई थी और बाहर की हवा पर्दों से सरसराती हुई आ रही थी, जैसे खुद हवा भी इस पल का हिस्सा बन गई हो। बिलाल ने धीरे से उसके कान के करीब कहा, मैं जानता हूँ कि सब कुछ आसान नहीं हुआ। तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें बीवी बनाया गया, तुम्हें मजबूर रखा गया, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मेरी हर गलती को माफ कर दो। वो उसकी छाती से सर टिकाते हुए बोली, आपकी हर गलती तो उस दिन माफ हो गई थी जब आपने निकाह की रात मुझे सब सच्चाई बता दी थी। आपने कुछ नहीं छुपाया। आप नहीं जानते मैं भी आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। बस थोड़ा वक्त चाहिए था स्थिर होने के लिए और आज ये वक्त पूरा हो गया है। मैं आपकी बीवी बनने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी आपसे मोहब्बत है। बिलाल ने उसके सर पर हाथ रखा, नरम आंखों से उसे देखा, फिर फटते जज्बात से उसे गले लगा लिया था। फूलों की बरसात अब भी उन पर जारी थी। रोशनी की चमक उनके बीच मोहब्बत के रंग बिखेर रही थी। वो कुछ देर बस इसी तरह एक दूसरे के करीब रह गए। शब्द कम थे मगर दिल सब कुछ कह रहे थे। हर हल्की सांस, हर पल, हर धड़कन में मोहब्बत की सच्चाई झलक रही थी। वो महसूस कर रही थी कि जिंदगी के सब डर, सब उलझने, सब मुश्किलात उस पल में घुलकर खत्म हो गईं। बिलाल ने धीरे से सर टेक कर कहा, तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूँ। अब बस यही हकीकत है, बाकी सब कुछ व्यर्थ था। वो सर हिलाकर उसके बाजू में अपने आप को मजबूती से दबाकर बोली, हाँ यही सब कुछ वाकई है और आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। रात की खामोशी, फूलों की खुशबू, रोशनी की नरम चमक और उनके बीच मोहब्बत के पल एक पूरा भावनात्मक और खुशगवार माहौल ले आए जिसमें डर, मोहब्बत और सुकून सब एक साथ मौजूद थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।